अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। दुनिया की सियासत में बाज़ लम्हात ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा बदलने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे लम्हात बज़ाहिर कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो पूरी दुनिया की नज़रें एक ही मकाम पर मरकूज़ हो जाती हैं। इस्लामाबाद में होने वाले हालिया मुज़ाकरात में कुछ ऐसे ही लम्हात में से एक थे जहाँ उम्मीद, ख़दशात, ताकत और मफादात सब एक साथ मौजूद थे। तकरीबन निस्फ सदी से जारी दुश्मनी, बयानात की जंग, इक़्तिसादी पाबंदियाँ, प्रॉक्सी तनाज़ात और बराह रास्त तसादुम, ये सब कुछ एक पस मंज़र के तौर पर मौजूद था। जब दो बड़े बड़े मुखालिफ ममालिक ने एक मेज़ पर बैठने का फ़ैसला किया, ये फ़ैसला महज एक सिफारती कदम नहीं था, बल्कि एक ऐसे बहरान को रोकने की कोशिश थी जो ख़ित्ते को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल सकता था। इस्लामाबाद इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका था, जहाँ शहर में गैर मामूली सरगर्मी देखने में आई। आलमी मीडिया के नुमाइंदे, तज्जियाकार, सिफारती मुबस्सरीन, सबकी नज़रें इस एक सवाल पर जमी हुई थी कि आया ये मुज़ाकरात वाकई तारीख़ बदल सकते हैं। यही वजह थी कि जब दोनों फरीकैन में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ तो माहौल में संजीदगी के साथ साथ एक मोहतात उम्मीद भी मौजूद थी। दोनों जानिब से आला सतही वफूद शरीक थे और ये बात खुद इस अमल की अहमियत को ज़ाहिर कर रही थी। कई दहाइयों के बाद इस नौयत की बराह रास्त बातचीत एक गैर मामूली पेशरफ समझी जा रही थी। घंटे गुजरते गए और फिर वो लम्हा आया जब ये बात वाज़ेह होने लगी कि मुज़ाकरात का ये अमल आसान नहीं होगा, क्योंकि हर मौजू अपने अंदर पेचीदगी लिए हुए था और हर नुक्ता कई परतों में लिपटा हुआ था। इसके बावजूद बातचीत जारी रही, क्योंकि दोनों फरीकैन जानते थे कि यहाँ से खाली हाथ वापस जाना एक बड़े मौके को ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। वक्त गुजरता गया, दिन रात में बदला और रात एक नई सुबह में। ये वो मरहला था जहां उम्मीदें उरूज पर थीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद इस बार कोई ऐसा रास्ता निकल आए जो कशीदगी को कम कर दे, लेकिन फिर अचानक वो खबर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से ऐलान हुआ कि 21 घंटों के तवील मुज़ाकरात के बावजूद कोई वाहिदा नहीं हो सका। अब जेडी वेंस की जानिब से ये ऐलान ना सिर्फ गैर मुतवक्के था, बल्कि इसने उस उम्मीद को जगा दिया जो गुज़श्ता कई घंटों में पैदा हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी तवील और संजीदा कोशिश भी किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकी। तो इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का वो ट्वीट तमाम मंजरनामा वाज़ेह करता है, जिसमें उनका कहना था कि ईरान ने गुज़श्ता 47 बरसों में आला तरीन सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमरीका के साथ जंग के खात्मे के लिए नेक नियति के साथ बातचीत की और दोनों ममालिक इस्लामाबाद माहिदे के करीब पहुँच गए थे। लेकिन इस मरहले पर हद से ज़्यादा मुतालबात बदलते हुए मौक़िफ़ और मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करना पड़ा, जिसके बायस पेशरफ्त रुक गई। अब्बास इराक़ची का अपने बयान में मज़ीद कहना था कि इन मुज़ाकरात से कोई सबक नहीं सीखा गया। अब असल मसला सिर्फ एक नहीं था, बल्कि कई ऐसे मामलात थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सबसे अहम मसला जौहरी प्रोग्राम का। एक फ़रीक ये चाहता था कि दूसरा मुकम्मल तौर पर अपनी जौहरी सलाहियत तर्क कर दे, जबकि ईरान इस बात पर कायम था कि इसे पुरअमन मकासद के लिए प्रोग्राम को जारी रखने का हक हासिल है। ये इख्तलाफ बुनियादी नौयत का था और इसी ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं थी। खित्ते में जारी कशीदगी, ख़ास तौर पर लबनान की सूरत हाल भी एक अहम मसला बनी रही। ईरान मुकम्मल जंगबंदी चाहता था, जबकि अमरीका इस मामले को अलग रखना चाहता था। इसी तरह समुद्री रास्तों, ख़ास तौर पर एक अहम आबी गुज़रगाह की बहाली भी एक हसास मौजू था, जिस पर कोई वाज़ेह इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। इसके साथ साथ माशी पहलू भी कम अहम नहीं था। ईरान पर पाबंदियाँ, मुंजमद असासे और माली दबाव, ये सब ऐसे अवामिल थे जो मुज़ाकरात के हर मरहले पर असरअंदाज हो रहे थे। एक जानिब माशी दबाव को कम करने की ख्वाहिश थी, तो दूसरी जानिब इसे एक दबाव को आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू ना आने की एक बड़ी वजह ये थी कि दोनों फरीकैन अपनी अपनी पोजीशन को मजबूत समझ रहे थे। जब कोई फरीक खुद को कमज़ोर महसूस करे तो वो लचक दिखाता है, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। दोनों जानिब यह तासुर था कि वो अपनी शराइत मनवा सकते हैं और यही सोच मुज़ाकरात को तात्तुल का शिकार कर गई। एक और अहम पहलू जज्बाती और नज़रियाती था। यह तनाज़ा सिर्फ सियासी या फ़ौजी नहीं, बल्कि एक गहरी तारीख़ और नज़रियाती जड़ें रखता है। माजी के वाक़यात, नुकसानात और बयानी, ये सब कुछ मुज़ाकरात के माहौल पर असरअंदाज हो रहे थे। लिहाजा ऐसे में सिर्फ तकनीकी हल तलाश करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि एतमाद की बहाली भी ज़रूरी होती है, जो उस वक्त मौजूद नहीं थी। दूसरी जानिब दाखिली सियासत भी एक बड़ा अंसर रही। अब जैसा कि ईरान के लिए ज़रूरी था कि वो अपने अवाम के सामने कमज़ोरी ना दिखाते, और जबकि दूसरे को अपने इत्तेहादियों और दाखिली दबाव को मद्देनज़र रखना था। ऐसे हालात में हर फैसला सिर्फ खारजा पॉलिसी नहीं, बल्कि दाखिली सियासत का भी हिस्सा बन जाती है। अब मुज़ाकरात के बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म होने की सबसे ज़्यादा तशवीश उन ममालिक में देखी जा रही है जो इस खित्ते में बराह रास्त मुतासर होते हैं। खलीजी रियासतों ने हालिया बहरान में गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल उनके लिए एक मुस्तकिल ख़तरा बनी हुई है। ऐसी सूरत हाल में अगर कशीदगी में इजाफा होता है तो इसके असरात फ़ौरी तौर पर इसी खित्ते पर पड़ेंगे। गो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब भी पुरुमीद है। यही वजह है कि उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास के दौरान अपनी गुफ्तगू में न सिर्फ इन मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खारजा के किरदार को सराहा, बल्कि इन
लेकिन होने वाले मुज़ाकरात को पाकिस्तान का बड़ा क्रेडिट करार दिया और साथ ये उम्मीद भी जाहिर की कि ये मुज़ाकरात पायदार अमन की जानिब अहम संग मील साबित होंगे। वज़ीर आज़म ने इस मुतालिक क्या गुफ्तगू की, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। की क़यादत ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, फील्ड मार्शल ने, जिस तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह उन दो ममालिक को अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने पाकिस्तान ने उनको बिठाया, तो देखिए 47 साल से जो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे, लेकिन अमन के लिए, लाखों मासूम जानों को बचाने के लिए खुदा ने पाकिस्तान को ये मौका दिया, इज्जत अता फरमाई। और जिस तरह मैंने कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया, तो मैं समझता हूँ इनका, फील्ड मार्शल का किरदार तारीख बाखुदा हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखेगी। अब दूसरी जानिब आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से यह सवाल हुआ कि क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई मौसर हल निकल सकेगा, तो उन्होंने भी मस्बत उम्मीद जाहिर की। अब इस तमाम सूरत हाल में एक अहम किरदार पाकिस्तान का सामने आया, जिसने बतौर सालिस एक नहायत हसास ज़िम्मेदारी निभाई है। ये एक आसान काम नहीं था, क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद का फुक़दान वाज़ेह था। इसके बावजूद ये हकीकत है कि दोनों जानिब से इस कोशिश को सराहा गया, जो इस बात का सबूत है कि सालिसी का अमल मौसर रहा। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दोनों फ़रीक़ैन में एक और मुज़ाकरात का दौर शुरू हो सकता है, जिसमें किसी हतमी नतीजे तक पहुँचा जा सकता है। और तारीख़ देखें तो दुनिया में जब भी किसी मामले पर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, मुज़ाकरात का नतीजा एक राउंड में नहीं बल्कि अगले होने वाले राउंड्स में सामने आया। अब यही वजह है कि अब दोनों फ़रीक़ैन में अगले दौर के होने की चहमगोइयाँ हुआ। और इस हवाले से अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट का अपनी रिपोर्ट में दावा करते हुए कहना है कि अमरीका और ईरान में चंद रोज़ में बातचीत का एक और राउंड हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान में सफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, ईरान के साथ सफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। इलाकाई हुकाम के मुताबिक चंद रोज़ में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जंग बंदी में मज़ीद तोसी की कोशिश भी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ईरान के मुख्तलिफ बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले रखे हुए हैं। अब दूसरी जानिब ज़राए से ये खबर भी सामने आ रही है कि अमरीका ईरान जंगबंदी डेडलाइन पर ब्रेक थ्रू के लिए पाकिस्तान ने अपनी नई कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल एक नाजुक तवाज़ुन पर खड़ी है। एक तरफ खतरा मौजूद है, दूसरी जानिब सफारतकारी का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं हुआ। तारीख हमें ये बताती है कि बड़े तनाज़ात एक ही नशस्त में हल नहीं होते, बल्कि इसके लिए मुसलसल कोशिश, वक्त और सब्र की ज़रूरत होती है। अब यहाँ एक बात वाज़ेह है कि सफारतकारी एक मुसलसल अमल है, ये एक ऐसी राह है जिसमें नाकामियाँ भी होती है और कामयाबियाँ भी। असल बात यह है कि ये कोशिश जारी है। इस्लामाबाद में होने वाले 21 घंटे शायद किसी मुआहदे पर ख़त्म नहीं हुए, लेकिन इन्होंने ये साबित ज़रूर किया है कि बातचीत मुमकिन है, और जब बातचीत मुमकिन हो तो उम्मीद भी बाकी रहती है। लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी सदर इस उम्मीद को ख़त्म करने की कोशिशों में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात में कोई मुआहदा ना होने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन फिर से ईरान के खिलाफ सख्त ज़बान का सिलसिला शुरू किए हुए है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कशीदगी का महाज खोलते हुए नाकाबंदी करने का ऐलान कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि नाकाबंदी के जरिए ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा, ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता, ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा, हमें वो सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने की, और अभी ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि इसका आगाज़ भी हो चुका है, इसकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और इब्तदा भी हो गई है। तो अमरीका अब क्या चाहता है? क्या वो ये चाहता है कि जो मुतालबात अमरीका के हैं वो जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ हों, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुताल्लिक़ हों, वो सब मनवा लिए जाए, यानी उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? देखिए रेहान, बात यह है कि जब मुज़ाकरात करते हैं अच्छे माहौल में और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स के अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप क्रिएट करते हैं, तो उसमें देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन यू गिव अ टेक होता है। इट इज़ नॉट कि यू ऑलवेज से कि जी आई विल कीप टेकिंग एवरीथिंग एंड आई विल नॉट गिव। मेरी रेड लाइन जब 15 पॉइंट में से एक भी कम नहीं करूँगा। और ख़ास तौर पे फिर जब अभी एक जंगबंदी चल रही है और 21 तारीख तक है, आपने दोनों ने पॉइंट दे दिए हैं। इसके बाद एक चांद पूरी पाकिस्तान ने जो आला सफारतकारी की है और फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी से इतने ज़्यादा कांटेक्ट दिन रात जाके प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ, ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, फिर खलीजी ममालिकत रखे, और इसको बड़ी मुश्किल से ये दुनिया जो तबाही के धाने पे आई थी वहाँ से उसको चीज़ पर में लेकर आए हैं। फिर यहाँ पर एक 47 साल के बाद एक कमरे में एक छत के नीचे उनको डायरेक्ट बिठा के बात कराइए, सालस का ये किरदार होता है। अब उसके बाद अगर इतने अरसे के बाद है, जाहिर है कि एक में मीटिंग नहीं होगी, एक और सेशन हो सकता है अभी कुछ दिनों के बाद, मे भी एक और हो जाए, बट उस जब तक आपको बड़े तहम्मुल की ज़रूरत होती है। आप अगर ये कहें जी मैं 7 को आज शाम को 7 बजे तक अगर वहाँ पर
वो नहीं टैक्स लेना बंद नहीं करते हैं तो मैं ब्लॉकेट कर दूंगा। तो दैट मीन कि यू आर हर्टिंग द, ये आपका जो नेगोशिएशन चल रहे हैं, इट्स विल बी एक्ट ऑफ वॉर कि अगर ईरान इस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो बात खत्म होगी। जब आपसे एक बात हुई है, आपसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो प्लीज वेट एंड देन डिसाइड। इसी तरह आपने दूसरा पॉइंट दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ईरान इज एग्रीड कि 460 किलोग्राम जो मेरा एनरिच्ड यूरेनियम है वो भी कहीं रखवा देते हैं, जहां आप कहते हैं रशिया में या चाइना में, जहां भी आप सेफ जगह पर रखा जाता है। और जो दुनिया में हर एक को अलाउड है 3% एनरिचमेंट यूरेनियम फॉर मेडिकल और एनर्जी के लिए, और वो आईएईए के अंडर सुपरविजन के अंदर हो, तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप ये तो सिंगल आउट तो नहीं करें कि आप उसको तबाह करें, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म करें, और कहीं जो एक हर एक को अलाउड है वो भी नहीं करें। तो कहीं ना कहीं आपको गिव एंड टेक करें एंड देन थिंक कि आपने पूरा मिलिट्री माइट इस्तेमाल कर ली, आपने पूरी ताकत लगा ली, आप ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते। अगर हम एक्चुअली आपकी फेस सेविंग की बात करें तो ठीक है, आपने उनकी नेवी ख़त्म कर दी, एयरफोर्स ख़त्म कर दी, आपने मिसाइल को भी नुकसान पहुंचा दिया, आपने रिजीम को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया, बट यू हैव नॉट बीन एबल टू डिफीट ईरान। आपको उनकी मिसाइल की कैपेसिटी भी वही है, उनकी रिजीम भी चल रही है, उन्होंने आप ये जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आप उनको वहाँ से ब्लॉकेट भी नहीं ख़त्म कर सके। सो इट हैज़ टू बी नाउ तहम्मुल का मुझे पाकिस्तान इतनी एफर्ट की है, इतनी ज़्यादा खलीजी मालिक के साथ कोऑर्डिनेट करती है कि ये किसी तरीके से दुनिया जो है ये आफत से ख़त्म हो जाए। और आपने एक बिला इश्ताल एक मुल्क के ऊपर इतना नुकसान किया, इतना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है, इतना उनको रोड कम्युनिकेशन ब्रिजेज और क्या कुछ डैमेज किया है, तो देन वो आप या तो उसको वॉर रेपरेशन दें, आप कहेंगे ये लें जी आपका $8 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, ये हम बर्दाश्त करेंगे यूएस से और इसराइल, क्योंकि हमने नुकसान किया, उससे तो नहीं लड़ाई की स्टार्ट की। और एल्स आप कहें कि आप ईरान कहते हैं मुझे एक साल के अंदर मुझे $100 अरब मुझे यहाँ से मिलेगा जो मैं लेवी लगाऊंगा, टैक्स लगाऊंगा, और मैं 10 साल के अंदर पूरा 1000 अरब पूरा कर लूँगा, तो आप ये कह सकते हैं ओके आप इसको वॉर ऑपरेशन को 10 साल के लिए इस्तेमाल करें, उसके बाद इसको मेक इट ओपन, बट गिव एंड टेक करें। अगर आप ये कहें वहाँ उसको खंडरात भी कर दिए, आप उसको यहाँ से रिकवरी भी ना करने दें, और आप हर जगह पर अपनी बात करें, इट डजंट हैपन। नहीं, आइडियली तो जो बात आप कर रहे हैं जाहिर है वो होनी चाहिए, बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बुनियादी तौर पे अब डेड लॉक कहाँ पे है? देखिए ना, अब ये ज़्यादा एक इकोनॉमी सेंट्रिक मामला लग रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी करना और फिर ये कहना कि हमारे पास तेल अबंडेंट तेल मौजूद है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वहाँ से ज़ाहिर है ईरानियन साइड से इसका रिस्पांस भी उसी तरह से आ रहा है अब कि भाई फिर आप इतने डॉलर्स के अंदर तेल को तरसेंगे, फिर इतनी प्राइसेस के अंदर आपको तेल आइंदा मिलेगा नहीं, तो ये हो क्या रहा है सर? मतलब ये अल्टीमेटली इकोनॉमी निशाना है। रियान ये बताएं ना, एक तो इकोनॉमी पहले तबाह कर दिया, एनर्जी क्राइसिस कर दी है दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और अभी जो ब्लॉकेट करें किसका नुकसान करें? अपने इत्तेहादियों का, सऊदी अरब का ऑयल जाता है यहाँ से, उसके बाद कतर का गैस जाती है यहाँ से, और यूएई का बहुत ज़्यादा सामान जाता है। आप अपने मतलब इत्तेहादियों को पहले कहते इसको ब्लॉकेट को खोलो, अब जो ईरान ने खोल दिया तो आप उसको खुद ब्लॉक करना चाह रहे हैं। आई मीन मुझे समझ नहीं आती कौन सी सियासत कर रहे हैं। नंबर 2, यू आर आइसोलेटेड, आपके साथ नेटो नहीं खड़ा, आपके साथ यूरोपियन यूनियन नहीं खड़ी, आपके खलीजी ममालिक नहीं खड़े, आपने उनको भी बिट्रेल किया है इसलिए, और आपकी अमेरिकन पब्लिक भी नहीं खड़ी, आपके सेनेट और जो आपका वो है कांग्रेस भी नहीं खड़ी है। तो व्हाट डू यू वांटेड? आपको इस वक्त फेस सेविंग चाहिए, वो फेस सेविंग आपको निगोशिएशन में मिल रही है। आपको ये आपका जो मेन पॉइंट था न्यूक्लियर डिस्प्यूट ख़त्म कर दो, वो ख़त्म कर रहे हैं आपके साथ, वो आप डील करें, या तो आप कहें हम उसको बाकी सारे यूरोप के ममालिक मिल के उसको $1 ट्रिलियन दे देंगे ताकि वो अपना खर्चा पूरा कर ले, तो फिर ईरान शायद लेवी ना लगाए, लेकिन लेवी भी ना लगाए, उसको आप वॉर रेपरेशन भी ना दें, और वो तबाह होकर बैठ जाए। दिस इज़ वेरी अनफेयर। आई थिंक सेंस विल प्रिवेल। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा बिठाने के लिए, दोबारा बात करने के लिए। और साकिन जो JD वांस हैं, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट, देखें वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। अगर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं और ट्रम्प को वोट पे नहीं मिलता तो फिर ही द कैंडिडेट, एंड ही वुड लाइक कि उनके ये एक फैदर कैप में लगे
कि उन्होंने ये अकॉर्ड साइन करवाया पीस का, ये बहुत बड़ा उनके लिए वॉर का स्लोगन होगा। आई थॉट कि ये भी इस चीज़ को वो भी सोच रहे होंगे, क्योंकि वो इस लड़ाई के खिलाफ थे। ही नेवर वांटेड दिस टाइप ऑफ वॉर। What are you expecting now, बिगेर साहब? अब क्या मतलब कुछ सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस इज कमिंग सून, और क्या उसमें भी पाकिस्तान को रोल प्ले करेगा, या आपको लगता है किसी और जगह पे किसी और मीडिएटर विल हैव टू रोल प्ले देयर रोल नाउ? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, ट्रस्ट जो है ना वो ईरान का वो पाकिस्तान पे है, और अमेरिका का भी फील्ड मार्शल पे बहुत ट्रस्ट है, इसलिए वो ऑल द वे के दे केम टू इस्लामाबाद। किसी और मुल्क में हो सकता है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान क्योंकि साजिश का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान नाउ अंडरस्टैंड बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज। पाकिस्तान ने बहुत आला तरीके से, और उनके वाइस प्रेसिडेंट ने भी तारीफ की है, उनके फॉरेन मिनिस्टर में तारीफ की है, उनके स्पीकर ने भी तारीफ की है, ईरानियन। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि इनको दोबारा टेबल पे बिठाए, और उससे पहले ये जो पॉइंट दिए ये डेलीब्रेशन अपनी अपनी मुल्क में जाके कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप से कर रहे हैं, उनसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनकी डेलीब्रेशन हो गई हैं, देन व्हेन दे सिट दे शुड बी हैविंग सम अथॉरिटी टू फाइनलाइज इट, और देयर माइट बी अनदर ऑप्शन, तो एक और कहीं सिटिंग हो जाए। क्योंकि ये जब इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू सेटल डाउन और रिकॉर्ड करने के अंदर। फिर भी ये पाकिस्तान को बहुत क्रेडिट देना चाहिए, और पाकिस्तान का दुनिया में ये देखो कि सॉफ्ट इमेज कितना गया है, कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट में टीम के साथ आए, ईरान की टीम आई, दुनिया के जर्नलिस्ट आए, उन्होंने आके देखा पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स क्या है, पाकिस्तान कितना पीसफुल मुल्क है, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी कितनी है। ये जाके जब जाएंगे तो बताएंगे बाद में, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। और आई थिंक पाकिस्तान दिन रात मेहनत कर रहा है। मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह 21 से पहले ही हो सकता हो, और अगर डिले हो रही होगी तो शायद ये सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि उस दौरान में ये एक मीटिंग हो। बट लास्टली बिगेर साहब, ये सीज फायर का ब्रीच नहीं है, ये शेयर वायलेशन ऑफ सीज फायर नहीं है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू हो गई है, या इस हवाले से जो इंटरवेंशन हो रही है बिफोर कि वो सीज फायर का टाइमलाइन जो 2 हफ्ते की मुकम्मल होती? ध्यान मेरे ख्याल में इन पे बड़ा प्रेशर होगा, इस चीज़ पर कोई नहीं इन्होंने करनी। ये पहले भी इसी तरह करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स करते हैं, मसल फ्लैक्सिंग करते हैं नेगोशिएशन से पहले भी यही कर रहे थे। और अभी उन्होंने खुद कहा कि मैंने तो उनको प्रेशर टैक्टिक्स, जब मैंने कहा था कि मैं पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा, ये ख़त्म कर दूंगा, तो फिर आप अगर तो कहा तो फिर ऐसी बातें ना करें कि मैंने जान के कहा था प्रेशर टैक्टिक्स के लिए। डोंट से, लोगों को अकल है वो खुद समझ जाते हैं, बट डोंट से योरसेल्फ कि मैं अभी भी दैट मीन ये भी प्रेशर टैक्टिक्स है। और ईरान नेवर बल्ज ऑन दिस थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इट। उसके हाथ में ट्रम्प कार्ड स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, अगर यहाँ से छोड़ दे तो देन ये नथिंग, इसलिए वो इसको किसी हालत में छोड़ेगा। उसने पूरी तैयारी भी की हुई है। आप मुझे बताइए, अगर इनमें इतनी हिम्मत होती तो आज से 2 हफ्ते पहले छुड़वा लेते, खोल लेते ना, क्यों नहीं खोला? आप क्यों खोल रहे हैं? उनको पता है कि व्हाट इज गोइंग लाइक टू हैपन, इसलिए नेटो यूरोपियन यूनियन नहीं आ रही, दे आर नॉट कमिंग फॉर दिस। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर डिफेंस मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर का ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी के बयान पर तंज करते हुए अपनी ट्वीट में कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाम नेहाद नाकाबंदी करके अमेरिका $4 वाला पेट्रोल याद करेगा। अमेरिका ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करे, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। जंग का बदला जंग और मंतक का जवाब मंतक से देंगे। अब देखा जाए तो ट्रंप के इस बयान के बाद खित्ते की सूरत हाल मजीद कशीदा हो सकती है, जिसकी वजह से अस्करी, सियासी और माशी महाज पर सूरत हाल संगीन हो सकती है। बल्कि देखा जाए तो ट्रंप के इस बयान के बाद आलमी मार्केट पर इसके असरात नुमाया भी होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका का आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी के ऐलान और उसकी तैयारियों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा देखा गया है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $103 तक जा पहुंची है। अब सवाल यह है कि अमेरिका अगर आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी करता है तो इसके क्या असरात पड़ेंगे। इस हवाले से अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी एक इंतहाई संगीन जियोपॉलिटिकल कदम है, जिसके असरात सिर्फ खत्ते तक महदूद नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत को मुतासर करेंगे, क्योंकि दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील इसी रास्ते से होती है। इसीलिए इसका बंद होना एक ग्लोबल शॉक के मुतरादिफ होगा। इसका सबसे पहला और फौरी असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा, जैसा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $103 तक पहुंचना इसी खदशे की अक्कासी करता है। अगर नाकाबंदी बरकरार रहती है तो कीमतें $120 से $150 फी बैरल तक भी जा सकती हैं।
इससे आलमी महंगाई में तेज़ी आएगी, ख़ासतौर पर तवानाई, ट्रांसपोर्ट और खुराक की कीमतें बढ़ जाएंगी। दूसरा बड़ा असर आलमी मईशत पर होगा। यूरोप, चीन और जापान जैसे बड़े दरामद कुरिंदगान शदीद मुतासर होंगे, क्योंकि ये तमाम ममालिक अपनी तवानाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा खलीजी ममालिक से हासिल करते हैं, इसलिए इनकी सनती पैदावार और माशी तरक्की सुस्त पड़ सकती है। तीसरा अहम पहलू इलाकाई सिक्योरिटी का है। आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी का मतलब बराह रास्त ईरान के साथ कशीदगी में इजाफा है, जो मुमकिन तौर पर फ़ौजी तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ईरान इसका जवाब अपने तरीके से दे सकता है, जैसा कि शिपिंग रूट्स को मज़ीद गैर महफूज बनाया, अपने इत्तेहादी ग्रुप्स के ज़रिए दबाव बढ़ाना। चौथा असर पाकिस्तान जैसे ममालिक पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान पहले ही दरामदी तेल पर इन्हिसार करता है, इसलिए तेल महंगा होने से महंगाई में शदीद इजाफा होगा, रुपये पर दबाव बढ़ेगा, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, तजारती खसारे में मज़ीद इजाफा होगा। पाँचवा पहलू आलमी सफारतकारी का है। ऐसी सूरत हाल में बड़ी ताकतें फौरी तौर पर मुतहर्रिक होंगी ताकि मुतबादिल रास्ते तलाश किए जाएँ या कशीदगी कम की जाए। अब दूसरी जानिब इस मुमकिन सूरत हाल में ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा। अगर आबना हुर्मुज़ पर अमरीका की जानिब से नाकाबंदी हो जाती है तो ये महज एक इलाकाई इक़दाम नहीं बल्कि आलमी सतह का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बहरान बन सकता है। ईरान फौरी तौर पर मुकम्मल जंग की तरफ नहीं जाएगा बल्कि मरहलावार दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली अपनाएगा। सबसे पहले ईरान आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी को मज़ीद गैर महफूज बना सकता है, जहाँ बारूदी सुरंगों, मिसाइल्स और तेज़ रफ्तार कश्तियों के ज़रिए तेल बरदार जहाज़ों को ख़तरे में डाला जा सकता है। इसका मकसद आलमी ताकतों पर दबाव डालना होगा कि वो इस बहरान को ख़त्म करने के लिए मुदाखलत करें। दूसरी जानिब ईरान अपने इलाकाई इत्तेहादियों को भी मुतहर्रिक कर सकता है। यमन, इराक़ और लबनान में मौजूद ग्रुप्स के ज़रिए अमरीकी और इत्तेहादी मफादात को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे ये तनाज़ा एक प्रॉक्सी वॉर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस हिकमत अमली से ईरान बराह रास्त जंग से बचते हुए दबाव बरकरार रखेगा, जबकि सफारती महाज पर भी ईरान मुतहर्रिक होगा और इसकी जानिब से चीन और रूस जैसे ममालिक की हिमायत हासिल करने की कोशिश की जाएगी ताकि आलमी सतह पर अमरीका को तनहा किया जा सके। और एक और अहम पहलू ईरान का जो सकता है, ईरान इस बहरान को बतौर लेवरेज इस्तेमाल करते हुए अपने जौहरी मौक़िफ़ को मज़ीद सख्त भी कर सकता है। यानी बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है प्रेसिडेंट ट्रंप के आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी करने के स्टेटमेंट के। देखना यह है कि इस हवाले से सैनिटी प्रिवेल करती है या ट्रंप तेज़ी से इस जानिब पेशकदमी करते और ईरान इसका उतना ही स्ट्रांगली रिस्पॉन्स देता है जितना कि जाहिर किया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा सालाना इज्तिमा है, जहाँ दुनिया के कोने कोने से लाखों मुसलमान रूहानी सुकून और फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जमा होते हैं। ऐसे में इस अजीम इज्तिमा को मुनज़्ज़म, महफूज और सहल बनाना हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तहान होता है। यही वजह है कि हज सीज़न से कबल किए जाने वाले इंतज़ामी फ़ैसले ना सिर्फ अहम होते हैं बल्कि इनके असरात आलमी सतह पर महसूस किए जाते हैं। इसी तनाजुर में सऊदी वज़ीर दाखिला की जानिब से हालिया ऐलान को गैर मामूली अहमियत हासिल है, जिसने हज इंतज़ामात के हवाले से एक वाज़ेह और सख्त पॉलिसी सामने रख दी है। सऊदी अरब की जानिब से हज सीज़न से कबल किए गए हालिया सख्त इंतज़ामी इक़दाम दरअसल एक बड़े और पेचीदा इंतज़ामी चैलेंज का जवाब है, जिसका ताल्लुक हर साल लाखों ज़ायरीन की महफूज, मुनज़्ज़म और बर वक्त इबादात की अदायगी से है। अब जैसा कि सऊदी वज़ीर दाखिला की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि 28 अप्रैल के बाद सिर्फ हज वीज़ा रखने वाले अफराद ही को मक्का में क़याम की इजाज़त होगी। इस बात की निशानदेही करता है कि हुकूमत इस बार हज इंतज़ामात को गैर मामूली हद तक कंट्रोल्ड और महफूज बनाना चाहती है। ये फ़ैसला बज़ाहिर सख्त ज़रूर महसूस होता है, लेकिन इसके पस मंज़र में माजी के तजर्बात और बढ़ती हुई आलमी आमद व रफ्त शामिल है। हर साल बड़ी तादाद में ऐसे अफराद भी मक्का मुकरमा पहुँच जाते हैं जो बाज़ाब्ता हज वीज़ा के बगैर वहाँ क़याम करते हैं, जिससे न सिर्फ रश में बेपनाह इजाफा होता है बल्कि सिक्योरिटी, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और सेहत के निज़ाम पर भी शदीद दबाव पड़ता है। ऐसे गैर रजिस्टर्ड अफराद की मौजूदगी बाज़ौक़ात हादसात और बदनज़मी का सबब भी बनती है, जिससे हज जैसे मुक़द्दस फ़रीज़े की अदायगी मुतासर हो सकती है। सऊदी हुकूमत का उम्रा विज़िट और दीगर वीज़ों पर आने वाले अफराद को 18 अप्रैल तक मक्का छोड़ने का हुक्म देना दरअसल एक पेशगी हिकमत अमली है। इस इक़दाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि हज के दिनों में सिर्फ वही अफराद जो बाकायदा इजाज़त और मुकम्मल इंतज़ामात के साथ आए हों। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंसुलिन समेत मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में हालिया इजाफा न सिर्फ एक माशी खबर है बल्कि एक संगीन समाजी और इंसानी बहरान की तरफ इशारा भी करता है। सेहत का शोबा किसी भी माशरे की बुनियादी ज़रूरत होता है, और जब इसी शोबे में इस्तेमाल होने वाली जान बचाने वाली अद्वियात आवाम की पहुँच से दूर होने लगे तो इसके असरात बराह रास्त अवामी ज़िंदगी, मयार सेहत और मजमूई मईशत पर पड़ते हैं। ख़ासतौर पर इंसुलिन जैसी अद्वियात जो ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरत है, इसकी कीमत में 2 गुना इजाफा एक तशवीशनाक पेशरफ्त है। ये वो मरीज़ हैं जो दवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते,
इसलिए इनके लिए कीमत में ये इजाफा महज माली बोझ नहीं बल्कि ज़िंदगी और मौत का मसला बन सकता है। अगर इस फैसले के पस मंज़र को देखा जाए तो इसमें कई अवामिल कार फरमा नजर आते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में महंगाई की मजबूरी लहर, रुपये की कदर में कमी और दरामदी खाम माल की कीमतों में इजाफा है, तो दूसरी जानिब दवासाज कंपनीज का मौक़िफ़ है कि पैदावारी लागत में इजाफे के बायस कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस बोझ को मुकम्मल तौर पर आवाम पर मुंतकिल करना ही वाहिद हल था। हालांकि हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी पॉलिसी तश्कील दें जिसमें कंपनीज़ के मफादात और अवामी फलाह के दरमियान तवाज़ुन कायम रखा जा सके। अब देखा जाए तो इस सूरत हाल का सबसे ज़्यादा असर मुतवस्सित और गरीब तबके पर पड़ेगा जो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। एक ऐसे मुल्क में जहाँ सेहत की सहूलियात का बड़ा हिस्सा निजी शोबे के पास है और सरकारी अस्पतालों में भी अद्वियात की दस्तियाबी महदूद है, वहाँ मरीज़ों के लिए बाजार से महंगी अद्वियात ख़रीदना एक मजबूरी बन जाता है। इसी तनाजुर में इंसुलिन इंजेक्शन डिवाइस की कीमत का 2200 से बढ़कर 4720 रुपये तक पहुँच जाना इस बात का सबूत है कि इलाज अब एक पुरतायुश अमल बनता जा रहा है जो हर किसी की पहुंच में नहीं रहा। इसके अलावा सूबे में बदहज़मी, वाइटामिन, थायराइड्स और जैसी आम बीमारियों की अद्वियात की कीमतों में इजाफा इस मसले को मज़ीद गंभीर बना देता है। ये वो बीमारियां हैं जो माशरे में आम हैं और इनका इलाज निस्बतन आसान और सस्ता होना चाहिए, लेकिन कीमतों में इजाफे ने आम आदमी के लिए बुनियादी इलाज भी मुश्किल बना दिया है। प्रोग्राम का वक्त अब तक इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।